नमस्कार। हिंदुस्तान में प्राइमरी एजुकेशन का हाल बड़ा ख़राब है। हम जो इस ख़राब हाल की बात कर रहे हैं ये सरकारी प्राइमरी जो स्कूल हैं उन तक महदूद है, क्योंकि जो दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं, कॉन्वेंट हैं, उसमें तो खैर अलग तरह की पढ़ाई होती है, पैसे वाले लोग पढ़ाते हैं। आजकल तो गांव देहात कस्बों में भी बहुत सारे अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल खुल गए हैं जिनमें पढ़ाई कम और दूसरे काम ज़्यादा होते हैं। बहरहाल जो भी होता है वो आजकल रूज़ पर है। लेकिन जहाँ तक प्राइमरी स्कूल का सवाल है, उनकी ना बिल्डिंग अच्छी होती है, अच्छी क्या बिल्कुल ही नहीं होती। कई जगह पर तो ना बच्चों के बैठने की जो है वो सीट होती हैं, फर्नीचर नहीं होता है, ब्लैक बोर्ड तक नहीं होते हैं, और बच्चों के लिए टॉयलेट तमाम तरह की जो है वो दिक्कतें होती हैं। कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता प्राइमरी स्कूलों में। पिछड़े इलाकों की बात अलग है, जहाँ बेचारे बच्चे जो गरीबी से और भूख से पीड़ित हैं वो मिड डे मील के लालच में आ जाते हैं पढ़ने के लिए। बस प्राइमरी स्कूलों का एक ग्लैमर है, और वो ग्लैमर है इन स्कूलों में पढ़ाने वाले मास्टरों की नौकरी का। इन स्कूल में बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलने लगी है। एक ज़माने में जो बहुत कम पैसे पाते थे, आज अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा वो पेंशन पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्राइमरी स्कूल में जो टीचर होते हैं उनसे पढ़ाई के से ज़्यादा जो है वो काम लिया जाता है दूसरे क्षेत्रों में, मसलन पोलियो की ड्रॉप्स बनाने के लिए, वोटिंग लिस्ट बनवाने के लिए, और जो तमाम डेटा है वो इकट्ठा करने के लिए। वैसे भी जो नई पीढ़ी के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स आ रहे हैं वो अपने पुराने समकक्षों के मुकाबले कहीं ज़्यादा काबिल हैं। वो सही से पढ़े हुए हैं, सही से उनकी ट्रेनिंग हुई है। ये बात अलग है कि कुछ वीडियोस में, जिसमें ख़ासकर जो नए ज़माने के जो नए आईएएस ऑफिसर वगैरह आते हैं, इंजीनियरिंग छोड़कर या मेडिकल छोड़कर समाज की सेवा के लिए, वो इन्हें बेइज्जत करते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। कुछ टटपूजिए किस्म के जो पत्रकार हैं जो अपना कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। और हिंदुस्तान में ये बड़ी अजीब बात है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि आपको किस टीवी कैमरा जो लेकर आया है उससे बात करनी है। 99% तो आजकल जो छुटभइये हैं, उठाए गिरे हैं, जिन्होंने कोई पोर्टल बना रखा है, कोई यूट्यूब का चैनल बना रखा है। और यही क्यों, जो रीजनल लेवल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं हमें सबके बारे में मालूम है। अगर चंद को छोड़ दिया जाए, चाहे वो अंग्रेज़ी के हों, हिंदी के हों या क्षेत्रीय भाषाओं के हों, तो ये जो है टीवी मीडिया के नाम पर, न्यूज़ चैनल्स के नाम पर दलाली का एक खेल चलता है, और लोग समझ नहीं पाते वो टेलीविज़न को देखकर, कैमरे को देखकर। वैसे भी हमें बताया गया है, हमारे उस्तादों ने बताया है कि कैमरा और बंदूक एक ऐसी चीज़ है, दोनों ऐसी चीज़ हैं जिसे देखकर अच्छे लोग घबरा जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये तमाम तरह की जो बातें हैं, सब कुछ है, तो ये अभिभावक पढ़ाते क्यों नहीं अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में? क्या वजह है कि वो, अगर उनकी थोड़ी सी भी उनकी आर्थिक स्थिति सही है तो वो ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को जो पढ़ाया जाए वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि वो ज़माना बीत गया कि जब जो है वो जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो गांव में रहते थे, गांव के आसपास रहते थे। अब ऐसा नहीं होता है। पिछले 1.5-2 दशक से जो है वो ऐसा एक चलन हो गया है कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, जिसमें अक्सरियत महिला टीचर्स की है, वो गांव में तो रहना दूर की बात है, गांव के आसपास नहीं रहते। अब ज़्यादा अगर हमें ज़मीनी तजुर्बा नहीं है, किताबी बातें ज़्यादा मालूम है, लेकिन अपने आसपास के इलाके में मालूम है, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसमें कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर गांव में नहीं रहता है। कोई नोएडा में रहता है, कोई गाज़ियाबाद में रहता है, कोई अलीगढ़ में रहता है, कोई आगरा में रहता है, कोई बरेली में रहता है, कोई सहारनपुर में रहता है। और जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, हाजिरी लगा के आ जाते हैं। उनके लिए तो विलेज जाना एक विलेज टूरिज़्म की तरह है। वहाँ से जाएंगे, बढ़िया दूध लेके आएंगे, सब्जियां लेकर आएंगे, बाकी तनख्वाह तो चली रही है। और एक भी प्राइमरी मास्टर का बेटा बेटी, वो प्राइमरी का मास्टर जो 60 से लेकर 70 हज़ार रुपये की तनख्वाह पा रहा है, उसका एक का भी बेटा, एक की भी बेटी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इससे बड़ी विडंबना इस देश की क्या हो सकती है? प्राइमरी एजुकेशन के साथ किस तरीके का मजाक होता है, इसकी कुछ बानगी भर है। जो रिटायर्ड टीचर हैं
उन्हें दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया जाता है 25-30 हज़ार रुपये के ऊपर। और वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं पढ़ाने के लिए और उसको 4-5 हज़ार रुपये दिए, बाकी पैसे खुद रखे। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में जिन टीचर्स की ड्यूटी है वो बहुत बार ऐसा करते हैं कि अपनी जगह प्रॉक्सी को भेज देते हैं। प्रॉक्सी जो वर्ड है वो जो वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रॉक्सी उसे कहते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वकालत में वो कानूनी तरीके से करता है, लीगल तरीके से करता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता है। 60 हज़ार रुपये पाने वाला किसी बेरोज़गार नौजवान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे 4-5 हज़ार रुपये देता है और ख़ुद आराम से रखता है। और इसके अलावा कहीं ऐसे भी मामले आते हैं कि नौकरी वो कहीं और कर रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर में या कहीं, और उसके नाम से उसकी सरकारी नौकरी चल रही होती है और ये समझौता होता है कि जब वो रिटायर होकर आएगा, यानी रिटायरमेंट की जो उसकी एज हो जाएगी, तो उसके बाद उसको पेंशन मिल जाएगी। यानी कि तब तक तनख्वाह वो लेगा जो उसके नाम से नौकरी कर रहा है या जिसके साथ उसकी सेटिंग हुई है, और वो जो है उसके बाद आएगा और वो उसके बाद उसको वहाँ पे जो पेंशन का जो फ़ायदा है वो मिल जाएगा। प्राइवेट जो स्कूल हैं, जो चाहे वो कॉन्वेंट वाले हों, कोई से हों, CBSE वाले हों, उसमें जो पढ़ाने वाले नौजवान लड़के लड़कियाँ वो बेहद ऊर्जावान और काबिल हैं। योग्यता की उनके अंदर कोई कमी नहीं है, जोश की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करें, 5-5 हज़ार रुपये में उनका शोषण हो रहा है। उसमें चंद को फ़ायदा मिल जाता है जो ख़ासकर साइंस स्ट्रीम के टीचर्स हैं, मैथ पढ़ाने वाले हैं या अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले हैं, उनको ट्यूशन वगैरह मिल जाते हैं। बाकी तो सबको एक अजीब से तनाव के साथ रहना पड़ता है। मालिकान जो हैं उनके हिसाब से चलना पड़ता है, उनके कहने पर पेरेंट्स को लूटना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम से। और अब ये जो लॉकडाउन लगा था तो इन तमाम स्कूल के जो मालिक थे, इन्हें बिजनेसमैन कहना चाहिए, शिक्षा कारोबारी या शिक्षा माफिया, उन्होंने एक अजीब खेल खेला। जी नहीं, हमें जो है वो टीचर्स को तनख्वाह देनी है और हमें फ़ीस नहीं मिलेगी, हमें तो सैलरी देनी है। मत बात मानिए हमारी या किसी और की, मत जो है वो स्कूल वालों की या टीचर्स की मानिए। आपके आसपास जो है, जो आपके जान पहचान वाला है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है पूरी मेहनत के साथ, कभी उससे पूछिए, भैया क्या तुम्हें पैसे मिले इस लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों से ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से हड़प लिए गए। बहुत सारे लोगों को मिलना तो दूर की बात है, उनकी जो मुलाजमत थी वो भी चली गई। ये हकीकत है इस देश की। जो सरकार हमेशा बात करती है सर्व शिक्षा की, आम लोगों को, गरीब को एजुकेशन देने की, कभी इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स पे मेहरबानी करे या बस पैसा यूँ ही मुफ्त में लुटाने के लिए है, या यूँ ही जो सरकार की जो टैक्स से जो पैसा मिलता है सरकार को उसमें आग लगाने के लिए। इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को एक बार मौका तो दे के देखे, जैसे आपने शिक्षा मित्रों को दिया था और तमाम लोगों को। 5 हज़ार पाने वाले को एक बार आप 60 हज़ार ना देकर 30 हज़ार ही देकर देख लीजिए, अनुबंध पे रख लीजिए, फिर देखिए वो किस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था में। भारत की जनता 3S से बड़ी परेशान है। इन 3S को लेकर बड़ी परेशान रहती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, और बड़े दिक्कत झेलती है, बड़े कष्ट झेलती है। और हिंदुस्तान में आज़ादी से, जब से हमें आज़ादी मिली है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो सरकारें लोगों को भरमाती रही हैं, बहकाती रही, लेकिन आज तक कभी भी इसकी जो है वो इससे निजात नहीं दिला पाई है। लोगों की जो उम्मीद है उस पर कभी खरा नहीं उतर पाई है। भ्रष्टाचार हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। इसे ख़त्म करने के लिए इसके ख़त्म करने के नाम पे जो आंदोलन हुए या जो नौटंकी हुई, इससे कोई ना तो भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, चाहे वो जनता पार्टी और JP के आंदोलन के दौर में हुआ या बाद में VP सिंह के दौर में हुआ, या फिर ये जो है बाबूराव हज़ारे अन्ना हज़ारे जो इसका नाम है, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने जो नौटंकी की इसके नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, और उससे कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के नाम पर जो तमाम तरह के जो ड्रामे होते हैं, इससे भी और एक और तरीका निकल जाता है पैसा कमाने का। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बोलना है, जो बातें करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि चंद लोगों को, चंद नेताओं को या कॉर्पोरेट घराने के लोगों को या जो दूसरे हैं, उन्हें बदनाम करने से कहीं ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो लाखों लोग हैं, जो लाखों टटपूंजी हैं, लेकिन उनके पास सरकारी मुलाजमत का या सरकारी संरक्षण का जो उन लोगों को वरदस्त प्राप्त है, वो जो पिस्सू की तरह जनता का खून चूस रहे हैं,
उनसे निजात पाने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत ही बड़े स्तर पर कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। और भ्रष्टाचार के ख़ात्मे की जो शुरुआत है वो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र से होनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये एक प्रारंभिक जो है वो सीढ़ी होती है, ये इब्तिदा होती है हिंदुस्तान में तमाम तरह की बदनवानियों की। और अगर शुरू से ही काबू पा लिया जाएगा तो जो हिंदुस्तान में, हमारे देश में जो आने वाले नागरिक होंगे वो सही से निकल कर सामने आएंगे। उनके अंदर वाकई एक नैतिक शिक्षा वाली जो बात होती है वो होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, उनकी निगरानी करने के लिए अभिभावकों का, जनप्रतिनिधियों का, समाज के मौजूद लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जो उनके ऊपर ज़बरदस्त निगरानी रखे। इसके अलावा जो बड़े बड़े शहर हैं या कस्बे हैं जहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है कौड़ियों के भाव दे दी गई है, करोड़ों और अरबों रुपए की ज़मीन शिक्षा माफियाओं को, उन पर ज़बरदस्त निगरानी रखी जाए। कर्मचारियों, व्यापारियों, अधिकारियों का इनका गठजोड़ तोड़ना होगा। शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में जितनी भी ज़रूरी हैं उनमें जो प्राइवेट सेक्टर्स को ख़त्म करना होगा, इसको हतोत्साहित करना होगा। और दोबारा से शिक्षा में वही समानता लानी पड़ेगी जो किसी ज़माने में हुआ करती थी कि चाहे वो कितने ही बड़े आदमी का बेटा है या किसी गरीब आदमी का बेटा है, वो अमूमन शहर के, गांव के, कस्बे के एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। दो चार जो कॉन्वेंट हुआ करते थे नैनीताल, देहरादून में या डलहौजी में और कोड़ी कनाल में, उसकी बात अलग है, वो वहाँ जाते थे अलग लोग या विदेश जाते थे। लेकिन 99% लोग हैं वो एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। निहायत ज़रूरी है हिंदुस्तान में कि एजुकेशन को जो है वो बराबरी के दर्जे पर लाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यही हाल होगा जो हो रहा है। और अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जैसा ढांचा चला आ रहा है वो चलता रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये ज़रूर ख़त्म होगा। लेकिन इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए क्योंकि 135 करोड़ के देश में चंद करोड़ लोग जो हैं उनका जो काला खेल है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए। ये अंग्रेज़ों का दौर नहीं है कि 30-40 हज़ार अंग्रेज़ आए इंग्लैंड से और उन्होंने हम पे हुकूमत कर ली। अभी जो काले अंग्रेज़ हैं इन्हें तो सबक सिखा ही जा सकता है क्योंकि ये आखिर हैं तो हम में से ही, और इनकी काबिलियत किसी मायने में हमसे ज़्यादा नहीं है। धूर्तता हमसे ज़्यादा हो सकती है लेकिन धूर्तता जो है वो एक दिन ज़रूर हारती है। नमस्कार, जय हिंद।